हेलो ऑल, वेलकम टू आईएएस नाउ। तो आज हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2020 के पेपर टू यानी कि सीसैट के क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 80 तक का एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो पोटैटो ट्यूबर के बारे में है, जिसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रिटिकल मैसेज। तो उसका मेन जो मोटो है लिखने का वो क्या है। तो पहला है कि फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनी फॉरेन प्लांट, तो किसी भी फॉरेन प्लांट को इंट्रोड्यूस करने से पहले सॉइल और क्लाइमेट कंडीशन सूटेबल रहने चाहिए। तो वो तो रहने चाहिए, नॉर्मल सी बात है, तो ये कोई क्रिटिकलिटी की बात हुई नहीं और वैसा दिया भी नहीं है कुछ। एज ए स्टेबल फूड ऑफ ए कंट्री ट्यूबर क्रॉप्स लाइक पोटैटो कैनॉट रिप्लेस सीरियल क्रॉप्स, ये एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देखा गया है, यहाँ पे पैराग्राफ में जो दिया है। नॉट एज अ कि वो पूरा नहीं दिया है, पूरा पैरा ही उस पे बेसिस नहीं है, एक एग्जांपल दिया गया है ट्यूबर पोटैटो का, तो ये भी नहीं होगा फिर। सम ऑफ द फंगल इन्फेक्शंस ऑफ प्लांट्स कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और स्टॉप फ्रॉम स्प्रेडिंग अक्रॉस द लार्ज एरियाज, वो तो सही है, पर ये इसका मेन मोटो है नहीं, मतलब ठीक है। फिर ये दिया है रिलाइंग ऑन होमोजेनियस फूड सोर्स इज नॉट डिजायरेबल, ये करेक्ट है। ये इसलिए करेक्ट है बिकॉज यहाँ पे दिया है कि दे वर ऑलमोस्ट होली डिपेंडेंट ऑन द पोटैटो, तो वो क्रूअली एक्सपोज हो गया, है ना। तो किसी भी एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, होमोजेनिटी नहीं करनी चाहिए, है ना। सभी एक ही चीज़ में नहीं घुस करना चाहिए, ठीक है। तो वो सारे के सारे लुम्पस को डिस्ट्रॉय कर गया। अब एक आध कुछ और भी चीज़ होती तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता। दैट इज अटेंड टू फेमाइन किलिंग एंड डिस्प्लेसिंग मिलियंस। तो यानी कि होमोजेनिटी नहीं चाहिए, होमोजेनस फूड्स नहीं चाहिए, अलग अलग फूड्स रहने चाहिए, ठीक है। तो सी डी विल बी करेक्ट आंसर। फिर ये वाला है माल न्यूट्रिशन के बारे में। तो यदि हम उसके पैसेज को पढ़ें और यदि आपने पीवाईक्यूज पढ़ा हो सी सैट का ही, ठीक है, तो आप यदि लाइक 2013 के बाद के भी आपने पढ़ा हो, तो आप पाएंगे कि ये कंटिन्यूटी है, एक पैरा उसी चैप्टर से सपोज आ रहा है एक तरीके से, ठीक है। लाइक पहले हम लोगों ने इसके पीछे वाले में किया था, तो उसमें दिया था कि मेल न्यूट्रिशन है तो उसमें महिलाओं को लाइक शादी नहीं करनी चाहिए पहले, उनको डिले मैरिज करना चाहिए, उनकी प्रेगनेंसी के का डिले करना चाहिए उसमें, है ना। उसमें वो ब्रेस्ट फीडिंग का होना चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटी होना चाहिए एंड वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो वो एक पूरा, आई थिंक वो पूरा पेपर ही डाल रहे हैं उसमें। तो वैसे भी हमें यहाँ पे इस पे बेसिस पे देना है आंसर। तो रैशनल और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देना है, तो यानी कि इस पे जीएस की नॉलेज लगेगी आपकी थोड़ी सी, ठीक है। तो इंडियाज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी मॉनिटर्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। अब यहाँ पे मेन बात जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की है। तो मॉनिटर कोई भी करे, यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है कि स्टेट वाले कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, है ना। मतलब यूनियन स्टेट कुछ जिक्र नहीं है, तो इसके लिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर मूविंग ऑन, इसमें यदि हम एक को निगेट कर दे तो पहला वाला ऑप्शन वैसे ही चला जाता है, और तीसरा भी। फिर दूसरा दिया है गर्ल्स शुड बी इंकरेज टू डिले मैरिज एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी। यही है कि मेल न्यूट्रिशन मेन जो है ना वो कॉज ऑफ डेथ है। और सबको पता है कि जो पहले ही शादी हो जाती है ड्यू टू, और फिर वीकनेस होती है, एनेमिक चीज़ें होती हैं, और प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसको हमें डिले करना पड़ेगा लड़कियों का, ठीक है। तो इसके लिए ये भी, ये तो सही हो गया। फिर मदर्स वुड बी इनकरेज टू ब्रेस्ट फीड देयर चिल्ड्रन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। क्या होता है कि काफ़ी लोग तुरंत ब्रेस्ट फीड नहीं करते, थोड़ा टाइम लेते हैं, पहले अलग अलग चीज़ें खिलाते हैं ऑल, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसके वजह से वो हो नहीं पाता, ठीक है। तो ये फिर ये करना चाहिए, बिकॉज ऑफ एनेमिक एंड ऑल वो नहीं बन पाता। तो दैट इज़ वाई उनको भी मतलब न्यूट्रिशन देना चाहिए, तो ताकि वही मेन न्यूट्रिशन का सोर्स होता है, तभी वो मेल न्यूट्रिशन नहीं होगा बाद में जाके, ठीक है। फिर ये सही हो गया। फिर सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज टू ऑल शुड बी इंश्योर्ड। प्रॉपर हाइजेनिक और प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर तो रहना ही चाहिए, ठीक है। हम पूरे पैसेज को पढ़ लें, पैसेज को पढ़ने के बाद ही आंसर देना है, ठीक है। तो बॉडीज एंड माइंड शुड फ्रॉम नॉट गेटिंग इनफ राइट फूड्स एंड न्यूट्रिएंट्स, तो यानी कि यही सब है कि ड्रिंकिंग वाटर वगैरह, सैनिटेशन फैसिलिटीज, हाइजेनिक चीज़ें तो रखनी चाहिए, ठीक है। अथॉरिटीज शुड इंश्योर प्रॉपर वैक्सीनेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, तो ये भी सही है, ठीक है, कि वैक्सीनेशन वगैरह रहेगा तभी वो इम्यूनिटी बूस्ट होगा, तो मेल न्यूट्रिशन का असर थोड़ा कम हो। तो दैट इज वाई बी विल बी करेक्ट आंसर यार। फिर यहाँ पे पल्सेस के बारे में और पैडी के बारे में दिया गया है ये पैसेज। तो इसमें बोल रहा है कि मोस्ट रैशनल इन्फ्लुएंसेस कौन कौन से निकल के सामने आते हैं। तो फार्मर्स विल बी इनकम विल बी हायर विद पल्स कल्टीवेशन देन विद पैडी कल्टीवेशन। अब पूरे पैसेज को पढ़ना है, तो इसमें सिर्फ ईल्ड की बात करी गई है, प्रोडक्शन की बात नहीं करी गई है। ईल्ड की बात करी गई है कि सपोज एक हेक्टेयर में इतना, सपोज क्विंटल, एक क्विंटल पैडी निकलता था, तो वो दिया नहीं गया है कि एक क्विंटल, तो वो एक क्विंटल है कौन सा, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिया है कि कितने क्विंटल निकलते हैं, कितने किलो निकलते हैं, ठीक है। तो दूसरा दिया ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो जाएगी। तो हायर पल्स कल्टीवेशन होता है,
ठीक है, तो ये वन इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर इसमें से वन वन निगेट कर दो आप। ठीक है, तो फिर अभी नेक्स्ट आया कि इट्स, फिर दूसरा देखें तो पल्स कल्टीवेशन कॉजेज लेस पॉल्यूशन एज कम्पेयर टू पैडी कल्टीवेशन। अब यदि हम इसको देख लें कि यहाँ पे दिया है कि कैन बी प्लाउड बैक, जो पल्सेस वाला है, अनलाइक पैडी स्टॉक कैन बी प्लाउड बैक, तो अनलाइक से इस पता चल गया कि इसको नहीं मतलब प्लाउड बैक किया जा सकता। तो ये तो सही हो गया फिर कि पल्स कल्टीवेशन कॉजेज लेस पोल्यूशन। फिर पल्स स्ट्रॉ कैन बी यूज टू इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी। अब ये बिल्कुल, तो वो जब इजी डिकम्पोजिशन हो जाता है ना, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, तो ग्रीन होता है तो प्लाउ बैक हो जाता है, और ग्रीन होता है तो यानी कि न्यूट्रिशन भी उसमें रहते हैं, तो उसी में चले जाते हैं वापस से। तो थ्री भी करेक्ट हो गया फिर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एग्रीकल्चर पैडी स्ट्रॉ हैज नो यूजफुलनेस। अब यहाँ पे दिया तो है कि कुछ लोग अलग अलग काम करते हैं, है ना, दे उनको डिकम्पोज भी करा सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा। उसको लेफ्ट ओवर स्ट्रॉ को उसको पहले प्लाउड बैक करके, है ना, तब जाके, तो प्लाउड बैक नहीं करते, तो वो एफर्ट्स लगते हैं, तो इसके लिए नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि हैज़ नो यूजफुलनेस, इट हैज़ यूजेस, बट वो लोग करते नहीं है। ठीक है, फिर मैकेनाइज एग्रीकल्चर इज द मेन कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल बर्निंग, स्टबल बर्निंग। अब मैकेनाइज्ड नहीं है तभी तो स्टबल बर्निंग हो रही है। मैकेनाइज होता तो देखो यहाँ पे लिखा है कि इसको प्लाउड बैक किया जा सकता तो हो जाता। तो मैकेनाइज नहीं है तभी तो प्लाउड बैक हो रहा है। तो टू एंड थ्री विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट हियर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर के बारे में। ठीक है, इसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व इन होल्डिंग मैक्सिमम वाटर इन रिजर्वायर्स आर ड्यू टू ओवर डिपेंडेंस ऑन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल, यहाँ पे जैसे दिया गया है कि जो लोग हैं वो इरिगेशन और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के चक्कर में वो लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो उसमें इन्वॉल्व रहता है हाई रिस्क, क्योंकि वो ओवरफ्लो हो जाता है, मानसून में पानी आती है और वो ओवरफ्लो करता है, वो बाढ़ आ जाता है। ठीक है, तो ये सही हो गया फिर। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डैम शुड नॉट बी फुली यूज बिफोर और ड्यूरिंग मानसून सीजन, इसी का वो दूसरे वर्ड्स में यूज कर दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे दिया है कि रिजर्वॉयर शुड बी केप्ट बिलो अ सर्टेन लेवल बिफोर द ऑनसेट ऑफ मानसून सीजन। तो ये भी सही हो गया फिर रोल ऑफ डैम्स इन फ्लड कंट्रोल इज अंडर एस्टिमेटेड इन इंडिया। यही तो है कि बट अथॉरिटीज स्टोर द मैक्सिमम अमाउंट इवन बिफोर द क्लोज ऑफ द मानसून टू इंश्योर ग्रेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और वो एक्सेस रेन वाटर बह जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कंट्रोल नहीं हो पाता। तो ये भी सही है कि फ्लड कंट्रोल में हम समझते नहीं है कि इसका क्या यूज़ है। उसको सर्टेन लेवल के नीचे रखें तो पानी आएगा और अपने आप बह जाएगा। ठीक है, तो डी विल बी करेक्ट है। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बारे में कि सबसे मोस्ट लॉजिकल और रैशनल इन्फ्लुएंस कौन सा है। तो ये दिया है, इट इज एसेंशियल टू थिंक रीडिफाइन द इकोनॉमिक रोल ऑफ स्टेट इन द क्वेस्ट फॉर डेवलपमेंट। तो ये यहाँ पे देखें कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज के साथ, है ना, पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द गवर्नमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी रखते थे, फिर इकोनॉमिक प्रायोरिटीज ऑफ द लोगों के आते थे, फिर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट आता था। ठीक है, तो होना चाहिए उल्टा, है ना, तो इसको रीडिफाइन करने की जरूरत है। तो वन विल बी करेक्ट। फिर इंडिया हैज नॉट मेड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसी इन सोशल सेक्टर, नॉट मेड इफिशिएंट सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन them। तो यही है कि कॉन्स्टेंट्स है काफ़ी, है ना, लिमिटेशंस हैं इसके लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट्स के, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट्स के पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो फ्यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए उसके लिमिटेशंस आ रहे हैं। और यहाँ पे दिया है कि जो परसिस्टेंट ग्रोथ, पॉवर्टी, राइजिंग इनक्वालिटी है, एजुकेशन है मेनली। ठीक है, तो ये जो है ना वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को रोक रहे हैं। ठीक है, मीनिंगफुल डेवलपमेंट होने नहीं दे रहे। तो मीनिंगफुल डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, सोशल सेक्टर में सोशल स्पेंडिंग करो, उसमें अच्छे से पॉलिसी लाओ, तो ये भी सही है। तो अभी तक आई नहीं है, तो वही है, सी जवाब सही हो जाएगा। फिर इसमें है कि इंटीग्रेट इंडियाज इकोनॉमी नीड्स टू बी ग्रेटली integrated with global economy so as to create the large number of jobs and to sustain its growth momentum। अब देखो, पहले हमें उसमें इन्फ्यूज करना पड़ेगा सोशल कैपिटल में एंड ह्यूमन कैपिटल में। पहले एजुकेशन और हेल्थ में इंडिकेटर्स को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसको हम पहले जॉबलेस ग्रोथ की जगह पे ग्रोथ को लाना पड़ेगा विथ जॉब ग्रोथ। ठीक है, परसिस्टेंट पॉवर्टी को घटाना होगा, इनक्वालिटी को घटाना होगा। वो कैसे होगा, क्योंकि हम एग्रीकल्चर में थोड़े और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्फ्यूज करें अपने पैसों को, उसमें इन्वेस्ट करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन्फ्यूज करें, एजुकेशन और हेल्थ में हम ज़्यादातर इन्फ्यूज करें। तो वो हमने करा नहीं है और हम पहले ही करे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो उल्टा मतलब दिया है बेसिकली, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वुड कॉज लार्ज इकोनॉमिक ग्रोथ विच वुड रिड्यूस पॉवर्टी एंड क्रिएट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन। अब यहीं पे दिया है
कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही है और परसिस्टेंट पॉवर्टी है, इवन इफ थोड़ा मतलब ग्रोथ हो रहा है तो भी। ठीक है, तो कैसे बोल सकते हो कि मतलब पैसे बढ़ेंगे तो फिर पॉवर्टी घट जाएगी, है ना? दूसरों के पॉकेट में भी तो जा सकते हैं ना ऑन द ओनर्स। तो बी भी इनकरेक्ट हो गया, तो डी विल बी करेक्ट आंसर यार। फिर अब आ गया क्वेश्चन। इसमें दिया है शॉप ओनर अलग अलग चीज़ें, अलग अलग टाइप के डिस्काउंट्स ऑफर करता है, तो उसमें से कौन सा कहीं कहाँ पे जाके खरीदना सही रहेगा एक तरीके से, ठीक है, कस्टमर के लिए कौन सा बेटर है। तो ये दिया है सक्सेसिव डिस्काउंट्स 10% का, फिर 20% का, और फिर टैक्स लेता है 10% का। फिर दूसरे में दिया है कि सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 10% का, फिर 10% का टैक्स लेता है। फिर यहाँ पे 10% का टैक्स ले लेता है, फिर 20% और 10% का डिस्काउंट देता है। तो इसमें से बेटर कौन सा है? देखो, बेटर सॉल्व करेंगे तो इसके तीन वे है, ठीक है। एक तुक्का वे है। तुक्का वे 95% चलेगा, 99% चलेगा, मे बी 100 भी चले, ठीक है। तो इसका क्या है कि -10 करो, डिस्काउंट दिया ना तो -10 मिला है उसको, ठीक है। उनको कम पे करना पड़ेगा कस्टमर को, तो -10 करो, फिर -10 करो, और टैक्स तो देना पड़ता है तो प्लस कर दो। तो -10 -20 तो -30 +10 -20 हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी -20 -20 -20 -10 तो -30 +10 करो तो -20। फिर यहाँ पे 10 -20 -10 तो यहाँ पे भी -20। तो दोनों तीनों सेम ही तो हैं, तो इसके लिए डी वे। अब दूसरा होता है कि जेन्युइन वे। तो जेन्युइन वे क्या है कि एक्स वाई जेड प्लस माइनस लगाओ, है ना, प्लस माइनस एक्स वाई जेड प्लस उसको एक्स प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई अपॉन 100, मतलब ये फॉर्मूला है, उसको बेसिकली सॉल्व करो पूरा अच्छे से, जो कि यहाँ पे करने का बनता नहीं है बिकॉज सबका सब वही दिया है, मतलब ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट्स नंबर में हेर फेर है बस, ठीक है, नंबर सेम है, बस उनको हेर फेर कर दिया है इधर से उधर, ठीक है। तो वो भी करेंगे तो उसमें काफी टाइम जाएगा, अब 3-4 मिनट 5 मिनट जाए, मतलब जिसको नहीं आता तो उसको 7 मिनट तक जाएगा, ठीक है। तो एक ही हो गया, और एक हो गया पीसीसी मेथड। पीसीसी मेथड में जैसे बताया था कि 100 सपोज ले लेते हैं, तो उसमें -10 बोला है ना कि डिस्काउंट -10 दे रहा है, तो -10% लो किसका, 100 का, तो 90 हो जाएगा। फिर 90 का -20% लेना है, तो 100 का नहीं, 90 का -20%, तो 90 का -20% 18 होता है, जो कि फिर 72 हो गया। फिर 10% टैक्स भरना ना, तो 10% ऑफ 72 कितना हो, 7.2, इसमें ऐड कर दो तो 79 हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी तो सेम सिमिलर वे में ऐसे करेंगे। 100 - 20, ये 100 - 20 क्यों किया, क्योंकि -20% है किसका, 100 का। फिर और उसके बाद परसेंटेज चेंज देखना है, यहाँ पे तो हमें ऐसे ही दिख रहा है ना कि स्टेप सेम ही है, तो इसके लिए डी हमारा सही जवाब हो गया कि सारे कस्टमर सही हैं, सारे जो सेलर्स हैं वो कस्टमर्स के लिए सही है। अब आ गया A to Z है, उसके नंबर 1 to 26 करी गई हैं, तो GHI का मतलब 1578 होता है, DF का मतलब 912 होता है, तो ABC का मतलब क्या होता है? तो देखो, ये तो सब करना पड़ता है, लेटर भी जोड़ सकते हो, है ना, कि सबकी वैल्यूज ले लिए और ऐड कर दिए, तो उससे सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। फिर उसके रिवर्स में लेके जाएं, वो भी नहीं निकल रहा है, ठीक है। वो पेयर वाले लेके जाएं, पेयर वाले भी नहीं निकल रहा। तो इसमें क्या ट्रिक है कि जो भी कोड्स हैं, तो जी का सबसे 7 है, एच का 8, आई का 9, डी का 4, है ना। ये लाइन से देखो ABCDEFGHI, है ना, तो ये लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब इसको हमने अरेंज करा है ऐसे, कैसे, ऐसे वाले में, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे अरेंज करा 1 4 को, फिर इसको इससे डिवाइड प्लस करा, इसको इससे प्लस करा, तो आया कितना, यहाँ पे 8 आया, फिर 6 1 7, फिर 4 1 5, और ये 1 का 1 ही रहा। वैसे ही यहाँ पे भी 2 का 2 रहा, फिर 0 का 0 + 1 1, और फिर 8 + 1 9, ठीक है। तो फिर वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ए का 2 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 6 हो गया, तो 2 फिर 4 और फिर 6, तो 2 4 6 हो जाएगा। तो ये हो गया डी सही जवाब। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट, ये मिसिंग टर्म है ना। मिसिंग टर्म में भी वैसे ही है, ए बी सी का। अब यहाँ पे क्या है कि ए में ना 1 + 1 किया है, ए का मतलब 1 हमें पता है, नंबरिंग करोगे, ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, ऐसे करके करके जाएगा, जेड तक 26 तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए ये वाला है, ठीक है। फिर इसको हम इससे लेंगे, फिर इसको हम इससे लेंगे, और इसको हम इससे लेंगे, है ना। तो वैसे ही इसको हम इससे पहले वाले से लेंगे, फिर दूसरे वाले से लेंगे, फिर तीसरे वाले से लेंगे, और फिर ये चौथे वाले से लेंगे, ऐसा। तो 1 + 1 किया तो बी आया, देखो यहाँ पे बी है। इसमें C 3 है, +2 किया तो ई आया। फिर पी है,
+3 किया, पी का मतलब 16 होता है, +3 किया तो यहाँ पे एस आ गया, है ना, 19 19 जो कि एस होता है। तो यानी कि नंबरिंग जो भी है तो उसके इतने ऐड करते हैं, यानी कि ये पहले पोजीशन पे है तो इसमें 1 ऐड किया, ये दूसरे पे है तो सी में 2 ऐड किया, फिर इसमें पी में 3 ऐड किया और क्यू में 4 ऐड किया, तो यानी कि ये इतने लीटर बाद तो क्यू प्लस 4 यानी कि क्यू का 17 आता है, +4 किया यानी कि 21 लीटर जो है वो यू से डिनोटेड होता है ना, ABCDEFGHIJ में 1 से लेकर 26 तक जाओगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि वैसे ही m+1 करेंगे तो n आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे n सब में है, ठीक है, तो उसका नहीं करना आपने को। फिर n+2 यानी कि n+2 करोगे तो p आएगा, यानी कि p दो तीन जगह दिख रहा है तो इसको काट दो। फिर g+3 करो, है ना, g+3 करो यानी कि 7+3 10, 10 z आ गया, अरे j आ गया, है ना, तो npj, तब ये यानी कि ये भी कट गया। फिर फिर आया यहाँ पे i+4 करना है, 9 4 13, 13 होता है m वाला दिख रहा है, ये d वाला सही जवाब हो गया। फिर यानी कि अरेंजमेंट जो होगा वो npjm होगा। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट, ये वाला थोड़ा लोगों ने क्या करा था कि इसमें थोड़ा लॉजिक का ज़्यादा बात था एज कम्पेयर टू मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना था कि 1/2 समझो लिखा है 1/2 रेज टू -6, तो +6 रहता तो हम ऐसे ही मार सकते थे, पर -6 लिखा है तो -6 में क्या है कि 1/1/2, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं रेज टू -1 को, लाइक 1/2 रेज टू -1 रहा तो हम इसको ऐसे माइनस कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे तो लेके जा ही सकते हैं ना, है ना, ये डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो 2/1 तो 2 ही आएगा, सेम वैसे ही सबको कर देना, तो ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो 2 × 2 × 2 आएगा तो 64 आ रहा है, 8 × 8 64। फिर 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब 64 आ रहा है। फिर वैसे 3/4 तो 3 × 3 तो 9 × 9 81 आ गया। फिर 1/6 को इंटू -2 करेंगे रेस टू, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो भी प्लस हो जाएगा, तो 6 × 6 36। अब इसमें पूछा है सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो सबसे लार्जेस्ट दिख रहा है आपको 64, 64 तो सेम ही है, और 36 81, तो 81 वाला सबसे लार्जेस्ट है। 81 किसकी वैल्यू है, 1/3 रेज टू -4 की, तो इसके लिए सी वाला सही जवाब हो गया। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट, ये है ग्रेटेस्ट लेंथ पूछा है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट लेंथ जहां भी पूछा ना, तो जहाँ पे मिनिमम की बात आ जाए तो वहां पे एलसीएम हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और जहाँ पे मैक्सिमम पूछ दे, ग्रेटेस्ट पूछ दे, तो वहां पे HCF लगेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 3/3 × 1/2 का हम कैसे निकालें, तो इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, 7/2 और फिर 34/4। अब यहाँ पे 34/4 क्यों आया, 8 4 या 32 होता है, और 32 + 3 कितना होता है, 35, तो 35/4, इसके लिए यहाँ पे हो गया 35/4। ठीक है, अब HCF का फॉर्मूला क्या क्या होता है, हमें ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि HCF का जो भी फॉर्मूला होता है उसका ये होता है कि HCF ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर का हम HCF निकालेंगे, 7 और 35 का HCF निकालेंगे, और डिनोमिनेटर निकालेंगे एलसीएम का, यानी कि 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 और 4 का एलसीएम हमें पता है कि 4 ही होता है ना, तो 4 का सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 2 का 4 होगा। फिर अब HCF निकालेंगे 7 और 35 का, तो HCF 7 और 35 का HCF होता है 7। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करो 7, तो 7 × 1 ही जाएगा। ठीक है, 7 खुद ही एक मल्टीपल है अपना। फिर 35 को लेके जाओगे तो 35 × 7 जाएगा, तो 35 का लेके जाओगे तो 5 × 7 जाएगा, तो 5 है नहीं यहाँ पे, 7 है, तो 7 7 कॉमन है, तो 7 हो गया HCF। तो HCF 7 हो गया और LCM 4 हो गया, तो यानी कि 7/4 हो गया इसका। ठीक है, अब 7/4 को डिड्यूस करो, तो इसको क्या हो गया, 4 × 1 = 4 +3 7/4 है, तो इसको 3/4 कर दो। ठीक है, तो 3/4 कहाँ पे दिया है, ये वाला दिया है, इसको देखो यहाँ पे 4 × 1 का मल्टीप्लाई करोगे +3 करोगे तो 7/4 आ जाता है, तो दैट इज वाई डी विल बी आंसर। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि नेचुरल ग्रोथ रेट सबसे मैक्सिमम कहाँ पर हुआ है। अब ग्रोथ रेट कैसे पता चलेगा, ग्रोथ रेट ऐसे पता करेगा कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट को कर दो तो वो ग्रोथ रेट आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे डिफरेंस पता करना पड़ेगा इसका, तो हमने यहाँ पे साइमल्टेनियसली डिफरेंस पता कर दिया है। ये आप देख सकते हो, क्रॉस चेक भी कर लो, एक अपना खुद से मैनुअली सॉल्व भी करते जाओ। ठीक है, तो सॉल्व भी करना है खुद से भी, दिस आर जस्ट द एनालिसिस। तो ये तब देखोगे कि यहाँ पे 12.6 ही है, नहीं ये तो बड़ा नहीं है, ये बड़ा है इससे पर इतना भी बड़ा नहीं है कि 14 से बड़ा हो जाए,
ठीक है। अब 14 ही बढ़ा है यहाँ पे 18.9 बढ़ा है, यहाँ पे 22.2 बढ़ा है। अब यहाँ तक आते आते लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ये सही है, पर नेक्स्ट वाला भी लेके जाओ, क्या पता वो उससे भी ज़्यादा हो। तो यहाँ पे 22/3 है, तो यानी कि ये सबसे हाईएस्ट जो मैक्सिमम ग्रोथ रेट है वो ये लास्ट वाले में की गई है, यानी कि ये इसमें की गई है ये टाइम पीरियड में, 1971 टू 1981। तो डी विल बी करेक्ट आंसर है। फिर मूव टू नेक्स्ट, ये पूछा है रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब डेसिमल का क्या होता है कि एक तो ये कर सकते हो कि 1/126/11 कर दो, जो भी है ना, तो जितना भी आए है ना, तो उतना 126 करो। यहाँ पे समझो 127 करा, -1/99। -1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट है कि जो भी डेसिमल की इस साइड में दिया गया हो, डेसिमल के साइड में दिया गया हो, डेसिमल साइड में नहीं, नॉन डेसिमल साइड में, उसको माइनस करना है उसके पूरे मल्टीपल ऑफ 100 से लेकर। तो 127 -1/99। ठीक है, तो यानी कि 126/99। ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ पे लॉन्ग कट से करा है, पूरा सॉल्यूशन निकाल गए। तो मान सकते हैं कि x का वैल्यू हो गया 1.272727 ऐसे, हम कंटिन्यूटी में लिख नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे समझो वैसे लिखा जा रहा है। तो अब दोनों साइड को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 100x विल बी इक्वल टू 127 आ जाएगा, 0.272727। अब 127.2727 को 126 प्लस 1.2727 कर सकते हैं। अब ये 127.1.2727 क्या है? ये कुछ नहीं है, x ही है। ठीक है, तो यानी कि 126 प्लस x कर देंगे, तब 100x माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 126 होगा। 99x इक्वल टू 126। अब x विल बी इक्वल टू क्या? 126। इसको लेके यहाँ पे जाओ तो 126/99, तो डिवाइड बाय 9 करोगे तो इसको 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 14 आएगा, है ना। 90 माइनस कर दो तो 36 बचता है। 36 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 9, तो यानी कि 14/11। तो 14/11 विल बी आंसर। इसका शॉर्टकट क्या है? जो भी नंबर है यहाँ पे तो हमने 1 माइनस कर दिया ना यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे जो भी है 127 जो भी है, समझो 727 रहा। ठीक है, तो 727 रहा, तो 727 -7 करना है, फिर अपॉन 99 करना है। ये नहीं कि वहां पे भी -1 करने लग गए, तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। जो भी यहाँ पे जो भी डेसिमल के नॉन डेसिमल साइड में है, उसको हमें माइनस करना है उसके 100 से मल्टीप्लाई से, एंड उसको 99 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे 14/11 आ गया, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे आ गया, व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 6 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो सबसे पहले तो इसके लीस्ट वाले पूछा है ना, तो लीस्ट मतलब क्या हो गया? एलसीएम निकालो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो एलसीएम ऑफ 3 4 5 6 विल बी 60। ये क्यों? अब देखो यहाँ पे सॉल्व करो, तो पहले 2 से डिवाइड कर लो ऐसे करके। ठीक है, तो 1 1 1 जहां तक जाए वहां तक लेके जाओ। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 4, 4 3 12, 12 5 60, तो 60 विल बी द एलसीएम। अब 1000 को 60 से डिवाइड करोगे तो 960 डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, रिमाइंडर 40 बच रहा है। तो लोवेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 3 4 5 6 से, वो क्या होगा? 1000 + 60 - 20, यानी कि 1020। ठीक है, तो ये नंबर डिविजिबल होगा। लेकिन ये बोल रहा है कि रिमाइंडर भी छोड़ रहा है, कितना? 2। तो इसमें 2 और ऐड कर दो, तो 1020 में 2 ऐड करोगे तो 1022 हो जाएगा। देखो ये रिपीटेटिव क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। ठीक है, आप एक बार देख लो, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। ऐसे ही रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं नेचर के। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 55। इन एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 40% मैन है, 30% वुमेन है, मैरिड है। तो ये निकाल दिया आपने कि चलो ठीक है 3:4 का रेशियो है, मेल फीमेल रेशियो। ठीक है, मेल फीमेल रेशियो 4:3 है, बेसिकली यहाँ पे गलत लिख दिया, 4:3 है। ठीक है, तो देयर विल बी सपोज 300 मेल्स। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कि नहीं सही है, तो यहाँ पे सही हो गया। फिर 3:4 का रेशियो है यहाँ पे। ठीक है, तो हैंस लेट 300 वुमेन और 400 मैन, 400। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 3:4 नहीं होगा, 4:3 होगा, जो कि दिया है यहाँ पे 40:3। ठीक है, और ये आंसर सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे दिया है कि दोनों इक्वल ही है, मेल फीमेल इक्वल है। ठीक है, तो डेट इज वाई, तो इसको इंटरचेंज कर लेना, 300 फीमेल्स और 400 मेल्स है। ठीक है, 4:3 का रेशियो। तो 40% ऑफ 300 क्या होगा? 40% ऑफ 300 क्या होगा? 4/10 इंटू 300, तो 120। और 30% ऑफ 400 क्या होगा? 3 × 10, 3/10 इंटू 400, ये 10 10 कटेगा, तो 3 4 जा 20, 120।
तो 120 दोनों है, ठीक है, तो यानी कि दोनों मिला के 240 लोग हैं। अब टोटल कितने परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन है, ये 400 और ये 300 मेल्स थे ना फीमेल से, तो 700 हुए। तो 240 अपॉन 700 इंटू 100 कर दो, ठीक है, तो ये जीरो जीरो कट जाएगा, बचा 240 अपॉन 7। अब लेके जाओगे तो ये टोटली कंप्लीटली नहीं होता, 234 होगा, एंड फिर ये बचेगा कितना, टू रिमाइंडर बचता है, ठीक है, 34 कंप्लीटली डिवाइड होता है, टू रिमाइंडर बचता है, तो इसके लिए 2/7 हो जाएगा, तो डेट इज बाई सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 56 में, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन ये नंबर इज डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, तो ये डिवाइड होता है तो क्या होता है। अब काफी लोग क्या करेंगे कि अब लग जाएंगे कि नहीं नहीं सबका हम निकालेंगे डबल डिजिट में, ऐसा नहीं करना होता कभी भी, सिर्फ यूनिट प्लेस का पता करना होता है पहले, ठीक है। ये कोई हार्डकोर एग्जाम नहीं है पीएचडी वगैरह का कि हमें पूरा पता करना हो और तभी आंसर निकलेगा, तो पहले काम चलाओ हुए यूज करो जुगाड़ू हुए, तो ये क्या होगा कि that will be 1 into 7 into 5 into 2 हम इसका मल्टीपल लेंगे तो 350 आ रहा है। अब देखो इसमें लास्ट में जीरो आ रहा है, तो अपने को ऐसा कोई चाहिए जो कि लास्ट में जीरो है। अब ये पूरा देख लो तो इसमें जीरो नहीं आ रहा है, सिर्फ ए वाले में जीरो आ रहा है, तो दिस विल बी करेक्ट, ठीक है। इसको डिवाइड कर सकते हो तो, ठीक है। अब वो सॉल्व करने जाओगे काफी टाइम लेगा, तो इसके लिए ये ए विल बी करेक्ट। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये 2500 है, इसको डिवाइड करना है इतने रेशियो में, तो सबसे मैक्सिमम और मिनिमम वाले शेयर के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले तो एलसीएम लेके जाओ 246 का, क्योंकि हमें इसको बैलेंस आउट करना है, तो उसके लिए बैलेंस 246 का एलसीएम होता है 12, है ना। सबसे कम जो डिवाइड हो जाता है नंबर सबसे, वो 12 होता है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हो जाता है। फिर यहाँ पे 3/4 इंटू 12 हो गया, तो 3 into 3 9 हो जाएगा। फिर वैसे ही 5/6 इंटू 12 हो गया, तो 6 डिवाइड बाई 12, 12 डिवाइड बाई 6 कर दो, 5 into 2 10 हो गया। तो यानी कि रेशियो क्या हो गया, 6:9:10। अब टोटल कितना होगा, 25। अब 2500 है और इतने में 6 9 10 में बांटना है, तो सबको 600 900 और 1000 मिलेंगे। अब 1000 में से 600 सबसे कम है, 1000 सबसे ज्यादा है, तो माइनस कर दो तो 400 आ जाएंगे, तो डेट इज वाई सी विल बी आंसर। अब बोल रहा है कि 10⁻n+1 कौन सा ऐसा वैल्यू है एन का कि जिससे सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर 10⁻n+1 इज 2 होगा, ठीक है। तो कौन सा ऐसा नंबर है, तो यहाँ पे समझो n इक्वल टू 0 ले लिया, तो भाई 10⁻0+1 1+1 = 12, 2 हो गया। अरे n इक्वल टू 1 भी ले लिया, तो 10⁻1+1 तो 10+1 11, 11 में 1+1 विल बी इक्वल टू 2, है ना। तो ये n इक्वल टू 0 रखा तो भी 2 आ रहा है, ठीक है। तो फॉर एनी और 1 रखा तो भी आ रहा है, तो यानी कि होल नंबर में 0 भी आता है, ठीक है, तो इसके लिए एनी होल नंबर हो जाएगा, और 1 भी आता है, 1 से हो जाता है, तो ये भी हो जाएगा। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर में 1 खुद ही आएगा और रियल नंबर में भी आ जाएगा, तो डेट इज वाई बी विल बी करेक्ट है, ठीक है। तो ये तो सारे सबसेट है ना, कि एक सपोज ये 0 है, ठीक है, तो ये होल नंबर है, ठीक है, सपोज, ठीक है, उसके नीचे आता है एन नेचुरल नंबर, उसके नीचे आता है पॉजिटिव इंटीजर, उसके अंदर टोटली रियल नंबर, ये, तो इसके लिए बी विल बी करेक्ट आंसर। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट, ये बोला है कि 3 ग्रुप्स के लोग हैं ए बी सी। अब पहले क्या, लोग पहले नोट करने लग जाते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। तो वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए एंड 2 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप बी आर शिफ्टेड टू ग्रुप सी, तो एवरेज वेट क्या होगी क्लास की। अब देखो यहाँ पे क्लास में से शिफ्ट नहीं हुए हैं, ठीक है, ग्रुप में से शिफ्ट हुए हैं, क्लास सेम ही है, मतलब समझो ये है ग्रुप, ये क्लास है और ये है, तो सिर्फ इधर से इधर गए हैं और इधर से इधर गए हैं, ठीक है, तो वेट तो सेम ही रहेगा ना, क्लास का एवरेज वेट। डिक्रीज इंक्रीज कहाँ से होगा, नहीं गए हैं ना आए हैं, सेम ही क्लास में पढ़े हैं, तो इसके लिए रिमेन्स द सेम, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 60 वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट सम्स कैन बी फाउंड विद द डिनोमिनेशन ऑफ 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500, 1000 रुपए, 1000 नहीं 2000 रुपए, ठीक है, 3 डिनोमिनेशन को साथ में ले लिया, तो टोटल डिनोमिनेशन 5 है, तो एटलीस्ट 3 को साथ में लेना है, तो इसका 5 कॉम्बिनेशन 3 निकालो, 5 से 3 हमें पता है इसका क्या होता है, ये एन सी आर का फॉर्मूला होता है, तो एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो वैसे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल रह गया, 3 कैंसिल कर दो, 2 फैक्टोरियल कुछ नहीं होता, 2 into 1 होता है, तो 2 वहाँ पे लेके जाओगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना, तो 5 into 2 विल बी इक्वल टू 10।
वैसे यहाँ पे भी सॉल्व करोगे सिमिलरली तो 5 आता है। 5c4, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर दो तो 1 ही बचेगा, तो 5 बचेगा, तो 5 हो गया। वैसे यहाँ पे भी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। अब क्या होगा ना, यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे कि 0 फैक्टोरियल है तो 0 ले लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, 0 फैक्टोरियल का मतलब 0 इंटू 0 हो या ना हो, लेकिन 0 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है वो 1 ही होता है। ठीक है, तो ये एक बात रखने वाली बात है कि 0 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, 0 कर दोगे यहाँ पे तो 15 वाला आंसर आ जाएगा, जो कि है नहीं। ठीक है, दैट इज वाई ए विल बी आंसर। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा है कि लॉजिकल और रैशनल इन्फ्रेंस कौन सा है मोस्ट। ठीक है, अब इसको पैसेज को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बैंक क्रेडिट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज स्टार्टेड श्रिंकिंग। ठीक है, वो श्रिंक हो रहा है ड्यू टू इनकम्प्लीट रिफॉर्म्स, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल चैलेंज जो चेंज जो कि 1991 रिफॉर्म्स को फॉलो करने चाहिए थे, है ना, किस लिए, कि वो क्यों क्या करने चाहिए थे, जो रिफॉर्म होना चाहिए था वो कॉरपोरेशन फॉर बैंक्स के लिए एक रेजोल्यूशन लाना चाहिए था। ठीक है, फॉर रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन ऑफ बैंक्स, जो भी बैंक्स थे, बैंक कॉरपोरेशन थे, उनके रेजोल्यूशन उनका करना चाहिए था, प्रॉब्लम सॉल्व वगैरह करना चाहिए था। फिर ये बोला है कि मार्केट इकोनॉमी विद बूम्स एंड बस्ट बैंक शुड बी अलाउड टू सेटअप एंड फेल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अभी तक कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है नहीं ऐसा। ठीक है, मतलब वो उसको जो करना चाहिए था वो किया नहीं। ठीक है, तो दैट इज वाई सी विल बी करेक्ट। यहाँ पे जैसे इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज नॉट एबल टू हेल्प द कंट्री इन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इसकी बात नहीं करी गई है ग्रोथ एंड ऑल की। फिर ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट स्टार्टेड इन 91 हैव नॉट हेल्प्ड इन इंप्रूविंग, ये इसकी भी बात परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही है। Encouraging the foreign investment in our industrial sector is a good alternative to the sector's dependence on, ये भी ऐसा कुछ नहीं दिया है। फिर इंडिया है ट्रीटमेंट पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी, ये वाला क्वेश्चन है कि लॉजिकल और रैशनल इन्फ्रेंस पूछा है। ठीक है, तो यदि हम देखें कि इंडियन गवर्नमेंट हैज स्ट्रांगली कमिटेड, स्ट्रांगली पुश वैरी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू हैविली इन रिन्यूएबल एनर्जी एट अ टाइम व्हेन टेक्नोलॉजी इज नॉट रेडी। तो टेक्नोलॉजी रेडी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि इससे वजह से कॉस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, अब तो इसके लिए सी वाला कॉस्ट में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ए में दिया है कि इंडिया कमिटमेंट टू रिड्यूस इमिशंस ऑफ बाय 33% इज अनलाइकली टू बी अचीव्ड, इसका परफॉर्मेंस की बात थोड़ी कही है। ठीक है, फिर इंडिया शुड इम्पोर्ट गैस इधर रेदर देन इन्वेस्ट इन, ये भी उल्टा दे दिया मतलब। ठीक है, इंडिया शुड पुट इन मोर एफर्ट्स इन एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल गैस, ये भी इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो यानी कि सी विल बी करेक्ट है। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफन प्रोवाइड्स इनफिशिएंट, ये तो ये जैसे दिया है कॉस्टली फैसिलिटीज, तो यहाँ पे जैसे देखें कि स्ट्रॉन्ग पुश टुवर्ड्स। ठीक है, तो उन लोगों ने मतलब स्ट्रॉन्ग पुश दिया है और इन्वेस्टमेंट हैविली इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो इससे ही पता चल जाता है कि इन लोगों ने जब इन्वेस्ट किया है तो सब्सिडी वगैरह भी दी होगी, तो ये तो हम एज्यूम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये सही हो गया। फिर इंडियाज कमिटमेंट ऑफ रिड्यूसिंग इमिशंस बाय 33% बेस्ड ऑफ गैस बेस्ड इकोनॉमी, नहीं यहाँ पे रिन्यूएबल की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिया है गैस बेस्ड इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट हैविली इन रिन्यूएबल एनर्जी, तो दोनों में ही है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, फिर ए विल बी करेक्ट। फिर मूव ऑन टू जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम एडिटिंग का है, तो इसमें क्या दिया है कि बताओ इसके एज्यूम करो। तो जीनोम एडिटिंग डज नॉट रिक्वायर द ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। अब यहीं पे दिया है कि डाइसेक्ट कर सकते हैं, सपोज यहाँ पे सपोज जीन्स है पूरा पड़ा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम है सिर्फ, तो सिर्फ इसी को हम रिमूव करके और यहीं पे हम एंट्री कर सकते हैं, तो डेट इज वाई ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, तो करेक्ट है। थ्रू genome editing, the chosen genes can be altered precisely in a manner akin to the natural process that helps plants to adapt to environmental factors। बिल्कुल यही है कि relevant genes can be altered precisely और वो evolution करने में मदद करेंगे। ठीक है, एंड दे विल enable the plant to survive the future attacks। ठीक है, तो यही दिया है मतलब यहाँ पे कि environmental factors को गेन करके उसमें वो अडॉप्ट कर सकते हैं, तो सी विल बी करेक्ट। फिर ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की गई है कि ये चोक कर जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि अनट्रीटेड सीवेज और ड्रेन जो है, मतलब जो कूड़ा है, कूड़ा कचरा है और जो सीवेज है, वो दोनों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हम दोनों को अलग अलग हम ट्रीट कर रहे हैं, उसको एक साथ ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये इसमें पूछ रहा है कि बेस्ट रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, तो बेस्ट रिफ्लेक्ट यही कर रहा है कि एक साथ ट्रीट करो। तो पहले में दिया है कि द ड्रेनेज नेटवर्क्स आर नॉट सेपरेट फॉर सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर। अब ये तो सही बात है, लेकिन स्टॉर्म वाटर का मतलब यूजुअली ऐसा दिया नहीं है, स्टॉर्म वाटर मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, स्टॉर्म वाटर देना तो चाहिए पर ऐसा दिया नहीं है, तो दैट इज वाई दिस विल ऑल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज सेपरेट नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब सेपरेट ही है। ठीक है, पर उसमें बीच में ना उसको हम अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे और इसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, उनको साथ में ट्रीट करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री टाइप। अर्बन लोकल बॉडीज डू नॉट, अब देखो यहाँ पे इसकी बात करी गई नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शुड बी इंटीग्रेटेड विद मेंटेनेंस ऑफ ड्रेनेज एंड सीवेज नेटवर्क्स, यही तो बात है, सी विल बी करेक्ट।
फिर बैड मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट म्यूनिसिपैलिटीज इज द रीजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज। अब इसकी कोई बात नहीं करेगी ये कि वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हो रहा है नो। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें दिया है कि ये सब्जेक्ट दिया है, एक्सेप्शन दिया है किसका, पार्ट 3 का। अब इसमें ये बात करी गई है रिलीजियस की, रिलीजियस प्रैक्टिसेस की। और ये बोला है कि क्लोजिंग वर्ड जो है वो प्रिफेटरी राइडर है। ठीक है, राइडर है यानी कि एक्सेप्शन है। 25 में भी यही एक्सेप्शन है, इसकी बात करी गई है। तो यानी कि एक्सेप्शन है तो हम ऑब्वियसली स्टेट इंटरवेन करेगा। तो यही यहाँ पे पूछा है कि लॉजिकल क्या है। पहले में दिया है कि स्टेट नॉट इंटरफेयर, गलत है। फिर रिलीजियस फ्रीडम ऑफ सिटीजन इज नॉट कवर, कवर तो हुआ है ना आर्टिकल 25, अभी तो पता है। फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ एनी कम्युनिटी आर इम्यून, अब इसी को घुमा फिरा के बोल दिया है ये, ए को, बी को नहीं, ए को। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। रिलीजियस फ्रीडम अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इज ओपन टू स्टेट इंटरवेंशन, यही तो है। इस एक्सेप्शन का देने का मतलब क्या होगा कि हम एंट्री मार सके उसमें, वी कैन कुछ रॉन्ग हो रहा है तो उसको हम राइट कर सके नो। ठीक है, तो दैट इज वाई बी विल बी करेक्ट। फिर क्वेश्चन 67, हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर्स वर्ड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। अब इसका क्या है कि या तो आप मैनुअली करो, तो मैनुअली करोगे तो भी 6 आ रहे हैं। और यदि ऐसे करना है तो बोला है कि ईच वर्ड हैज टू स्टार्ट विद डी और एंड विद ए आई। तो 5 में से 2 तो आपने फिक्स कर दिया, बचे 3। तो 3 कितने वेज में होंगे, तो वेज फाइंड आउट करना हो ना कि कितने वेज में होंगे, तो उतने फैक्टोरियल हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3 बचे हैं तो 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 6। तो 6 विल बी करेक्ट, डी इज करेक्ट आंसर। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट। ये बॉटल है, कंटेन्स 20 लीटर्स ऑफ लिक्विड वाटर, मतलब एक बॉटल है सपोज, उसमें 20 लीटर है। फिर उसमें से 4 लीटर निकाल दिया, 4 लीटर बी डाल दिया, है ना। ए को निकाल के 4 लीटर बी डाल दिया, तो अब कितना होगा, 16 लीटर ए और 4 लीटर बी रहा। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो 16/20 लीटर है और बी जो है वो 4/20 लीटर है। अब वापस से 4 लीटर मिक्सर निकाला गया और वापस से उसमें 4 लीटर बी डाला गया, तो यानी कि ये 4 लीटर एक्स्ट्रा ऐड किया है। लेकिन उसमें से 16 जो है हो चुका है ए, उसमें से 16/20 माइनस कर दिया। ठीक है, तो डेट इज वाई यहाँ पे हो गया 16/20 इंटू 4। अब इस टू 4 माइनस 4 क्यों, क्योंकि ये 4 लीटर है ऑलरेडी बी का। माइनस 4/20, 4/20 क्यों, क्योंकि ये इतना है ऑलरेडी। ठीक है, इंटू 4 प्लस 4, प्लस 4 क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा हम डाल रहे हैं आगे से ऊपर से। तो इसका क्या हो गया, 16 इंटू 1-1/5 इज टू 4 इंटू 2-1/5। तो 16 इंटू 4/5 हो जाएगा, ये क्यों, क्योंकि 5 ऐसे जाएगा तो 5-1 विल इक्वल टू 4, 4/5 इज टू 4 इंटू 9/5, तो यानी कि 16 इंटू 4/5। तो ये करेक्ट हो गया, ए इज टू बी इक्वल टू 16:5, 16:9, कि ये 4/5 और ये 4/5 कैंसिल हो जाएंगे, 16:9 बचेगा। तो सी विल बी करेक्ट। फिर अब ये बोल रहा है कि 50 इनिंग्स तक इसके स्कोर्स 46.4 थे। 60वें इनिंग के बाद इसके एवरेज में 2.6 का इजाफा हो गया, तो एवरेज स्कोर बताओ लास्ट के 3 इनिंग्स के। तो मान लेते हैं कि 50 इनिंग्स की जो रन थे वो एक्स थे, तो आफ्टर 60 वाले के वाई हो गए। ठीक है, तो x/50 जैसे इक्वेशन दिया है कि x/50, 50 क्यों, क्योंकि 50 इनिंग्स के लिए टोटल रन अपॉन 50 विल बी इक्वल टू 46.5। उसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये पता चल जाएगा कितने रन मारे हैं, 2320। वाई इनिंग्स के बाद, वाई इनिंग्स के बाद 60 मैचेस हो रहे हैं ना, तो y/60 विल बी इक्वल टू, एवरेज बढ़ रहा है 46.24 प्लस 2.6 यानी कि 49। अब इसको इधर लेके जाओ तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2940 आ जाएगा। अब इसका इसका डिवाइड माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कि 10 लास्ट के 10 इनिंग्स में कितने रन मारे, तो 620 रन मारे। तो लास्ट के 10 इनिंग्स में 620 रन मारे, तो इसके 10 इनिंग्स के फिर एवरेज क्या हुआ, तो 62 रन। तो डेट इज वाई सी विल बी करेक्ट। फिर ये बोला है कि 25% हाइक हो गया राइस में, तो एक इंसान जो 6 किलो कम खरीद पा रहा है 1200 रुपये में, तो ओरिजिनल प्राइस क्या रहेगा इसका। ओरिजिनल प्राइस जो रहेगा वो हो जाएगा, तो 1200 स्पेंड हुआ है, 25% इंक्रीज है, 6% क्वालिटी डिक्रीज हो रही है। तो सपोज मान लेते हैं एक्स किलो राइस जो है वो 1200 में खरीदी गई, तो हाइक क्या होगा, तो 125%, 25% हाइक बोला है ना, तो 125% हाइक, 125/100, मतलब 25% हाइक, तो पहले से 100 था प्लस 25 यानी कि 125/100 इंटू 1200, तो ये आएगा 1500 रुपये, जो कि x-6 kg कर दिया। तो यानी कि ये जो इसका डिफरेंस है 1500 माइनस 1200 का, ये रिस्पॉन्सिबल है 6 kg का। तो यानी कि 6 kg इक्वल टू 300, तो x kg 1 kg इक्वल टू 50। अब ये हो गया 125 वाला, है ना, 25% हाइक का प्राइस है। तो और नॉर्मल वाला प्राइस क्या रहेगा, ओरिजिनल प्राइस, तो ये इसको 50 इंटू 100/125 कर दो, तो ये इक्वल टू 40 आ जाएगा। ये क्यों, क्योंकि 25 इंटू 4 100, 25 इंटू 5 125, तो 50 इंटू 4/5 ये कैंसिल कर दोगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 इंटू 4 इक्वल टू 40। तो डेट इज वाई बी विल बी करेक्ट। ठीक है, फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
ए पर्सन एक्स कैन कंप्लीट, ये बोला है कि 20% वर्क 8 दिन में कंप्लीट करता है, तो 100% कितना करेगा? 20% तो यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40। फिर ये भी 25% काम करता है तो 6 दिन में, तो 100% कितना में करेगा? तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24। अब ये 24 और 40 का एलसीएम निकालो तो पता चल जाएगा कितना वर्क करना है। तो ये निकालोगे तो ऐसे पता चल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो विल बी इक्वल टू 120। तो एलसीएम 120 आ रहा है। अब ये 120 40% ही काम करना है, तो 120 इंटू 40/100 विल बी इक्वल टू 48। अब 48 ही करना है। अब टोटल जो एक्स है वो इसकी एफिशिएंसी जो है वो 120/40 है, यानी कि 3 दिन में वो काम खत्म करेगा उसका है। ठीक है, और वाई की 120/25 है, यानी कि 5 दिन में। तो 48 वर्क है और 3 + 5 8 दिन में करेंगे, तो टोटल दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो यानी कि 48/8 विल बी इक्वल टू 6। तो ये 6 दिन में काम कर सकते हैं, तो ए विल बी करेक्ट। फिर ये एवरेज पूछा है कि सपोज एक, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है वो ए है, तो ये बोला है कि ये गए फिर वापस आए फिर वापस गए फिर वापस आए। तो इसकी गए तो v km/h थी, इधर आए तो 2v km/h हुई, वापस गए तो 3v km/h, ऐसे करके 4 भी आएगा। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या है? तो पहले डिस्टेंस निकाल दो, मान लेते हैं कि ये ए है टोटल, ए+4 4 बार है ना, तो 4a हो गया। टोटल टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल बी इक्वल टू a/v प्लस a/2v। स्पीड भी डिवाइड भी तो करो ना। उसके बाद वैसे करेंगे तो 1+1/2 प्लस, क्योंकि a/v कॉमन है तो इसको साइड में ले लेंगे। अब इसको साथ में लेके जाएंगे तो ये ऐड करेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे 2 3 4 का, तो 12 आएगा। उसके बाद डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12 भी आएगा। फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 यहाँ पे कर देंगे। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 यहाँ पे। और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 यहाँ पे। तो यानी कि a/v 25/12 मल्टीपाल ले जाएगा। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस इज 4a एंड टाइम इज 25a/12v। अब a से a कैंसिल हो गया। अब इसको तुम ऊपर लेके जाओ तो 48v/25 आएगा। अब 48 25 × 2 50 होता है, 2 के नीचे थोड़ा सा है, यानी कि 1.9 टू 1.93 के अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। तो यानी कि लाइज बिटवीन 2v एंड 2v km/h। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पहला दिया है कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए स्क्वायर सर्कल इज 2। अब देखो यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया है और यहाँ पे स्क्वायर बनाया है, बस एक ही जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये वाला। तो ये गलत हो गया। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए स्क्वायर इज 8। देखो यहाँ पे ये एक इंटरसेक्ट हो रहा है, दूसरा, फिर ऐसे करके ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, फिर ये छठा, ये सातवां, और फिर ये आठवां। और कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि बी विल बी करेक्ट। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इंसान है, वो आधे टाइम डाउन स्ट्रीम में लेता है, देन अपस्ट्रीम, तो रेशियो बताओ। तो रेशियो एक तो यही मान लेना चाहिए कि 2+1 कर दो और 2-1 कर दो, तो 3+3:1 हो जाएगा। लॉजिकल की बात है, लेकिन आपको सॉल्व भी करना है, तो ये देख लो कि डाउन, नॉर्मल मान लेते हैं कि बोर्ड की स्पीड जो होती है वो x होती है और करंट की y। तो डाउन स्ट्रीम जाएगा, यानी कि डाउन स्ट्रीम यानी कि नीचे आएगा। ये स्ट्रीम की स्पीड इसमें ऐड करेगी तो x+y हो गया, और अगेंस्ट जाएगा तो ये माइनस हो गया, x-y। ये बोला है कि टाइम जो है वो हाफ है, डाउन स्ट्रीम टाइम जो है वो हाफ है एज कम्पेयर टू अपस्ट्रीम। तो डी मान लेते हैं डिस्टेंस। ठीक है, मान लेते हैं इतना जो डिस्टेंस है वो डी है। तो d/x+y इक्वल टू हाफ इंटू d/x+y। अब डी, इसका क्या हो जाएगा कि डी डी तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बचेगा क्या? ये हाफ को इधर लेके जाओगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 × x-y विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे माइनस कर दिया है तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर x+y विल बी इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो यानी कि 2 × x-y इक्वल टू x+y। ठीक है, तो डेट इज वाई 2x - 2y इक्वल टू x+y। तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगी, तो 2x - x विल बी इक्वल टू y प्लस 2y विल बी इक्वल टू x इक्वल टू 3y। तो x/y विल बी इक्वल टू 3:1। ठीक है, तो 3:1 विल बी आंसर। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने ऐसे पेयर से नेचुरल नंबर से जो कि 63 उसके स्क्वायर के डिफरेंस आ रहा है? ठीक है, तो जो भी है मान लेते हैं कि एक्स और वाई दो नंबर है, तो x² - y² इक्वल टू 63 आना चाहिए। तो बताओ कि 63 के कितने पेयर्स हैं? तो 3 पेयर्स ऐसे निकल रहे हैं, 63 1 21 3 और 9 7। तो यानी कि 3 ऐसे पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर रहेंगे जो कि जिनके स्क्वायर के बीच का डिफरेंस 63 आएगा।
तो डेट इज वाई ए विल बी करेक्ट। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि इसका क्या कोरिलेशन है। तो अपन ने लास्ट वाला जो वीडियो है उसमें कुछ दिए गए थे, उसमें बोला था कि इसका जो कितने जीरो होंगे लास्ट में वो इस पे डिपेंड करेगा कि 2 या 5 में से सबसे कम किसके नंबर है। तो वैसे ही ये जुगाड़ मतलब एक तरीके का है कि हमें सॉल्व नहीं करना, हमें टाइम नहीं चाहिए, ठीक है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम रैंडमली जाके कलेक्ट करें कि अच्छा बताओ 8 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का कितना डिफरेंस है, या फिर 4 क्यूब का और इसका डिफरेंस कितना है, या फिर 17 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर कितना आ रहा है। अब इतना हमारे पास टाइम है नहीं, तो ये ऐसे ऐसे इजाद कर रखे हैं लोगों ने। तो ये एक है कि फैक्टर्स पता करो और जितने फैक्टर्स आते हैं उतने डिफरेंस होंगे, उतने पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर रहेंगे, तो 3 आएगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 76। ये बोला है मिनिमम चेंज की बात की गई है। अब ये देखो जितने कम नंबर रहेंगे ना उतने मैक्सिमम चेंज रहेंगे, और जितने ज्यादा नंबर जाएंगे उतने ज्यादा चेंजेस होगा। अरे जितने कम नंबर रहेंगे उतने ज्यादा चेंजेस रहेंगे, और जितने मैक्सिमम नंबर होंगे उतने कम चेंजेस रहेंगे, ठीक है। तो यानी कि 2/3 को परसेंटेज करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसमें ऐड करो 7/8, फिर वैसे 3/4 4/5, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 75 आता है, 80 आता है, 83 आता है। वैसे ही इसको सब में डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में 5 5 ऐड करो तो 8/9 9/10 10/11, इसका 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ रहा है। अब इसको इससे मल्टी माइनस कर दो, इसको इससे ऐसे करके, तो देखोगे कि सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है वो 21 आ रहा है, सबसे कम 7.6, यानी कि ये जो है 5/6 वाला ये सबसे कम है। तो ये हो जाएगा बी, डी विल बी करेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डिजिट है वो एन से ज्यादा बड़ा है, डिविजिबल बाय 3, लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं है। ऐसा कौन सा नंबर है? तो 6 के बाद 9 ही ऐसा नंबर आता है जो कि 3 से डिविजिबल है लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं है। तो अब उसको हम एक एज ए मॉडल ले लेंगे, ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड। 2n, तो 2 × 9 करो, 18 आता है, 18 थोड़ी डिविजिबल है 9 4 से, तो ये गलत हो जाएगा। फिर 3 करो तो 3 × 9 27 भी डिविजिबल नहीं है 4 से, ये भी गलत। 2n+4, 2 × 9 18, 18+4 22, ये भी डिविजिबल नहीं है। बचा क्या? डी, तो डी विल बी करेक्ट। पता भी कर लो, 3 × 9 27 + 1 28, देखो हो गया सही, तो डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 लीटर पानी का वजन 1 किलोग्राम है, तो कितने क्यूबिक मिलीग्राम मीटर्स ऑफ वाटर हैं जो कि वे करेंगे 0.1 ग्राम। एक तो इसका फॉर्मूला होता है किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। तो इससे देखो ये इधर जितना जाएगा उधर डिवाइड होता जाएगा, इधर जितना जाएगा उसमें 1 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो अब चूंकि ये यहाँ पे ऑलरेडी इसका दिया है, ठीक है, सीजी का दिया है, मतलब किलोग्राम का, किलोमीटर का, सेंटीमीटर का, है ना, क्यूबिक मिलीमीटर का, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मिलीग्राम जो है ना वो यहाँ पे मिलीमीटर हो जाएगा, तो इसका दिया है तो यहाँ पे ऑफ कोर्स 1 ग्राम इक्वल टू 1000 होगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई तो करोगे ना, तो डेट इज वाई 0.1 ग्राम इंटू 1000 विल बी इक्वल टू 100, तो 100 विल बी सही। फिर दूसरा पता कर लो, 100,000 ग्राम इक्वल टू 1000 इंटू 1000 क्यूबिक मिलीमीटर, तो यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, जो कि 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो 0.1 ग्राम विल बी इक्वल टू 1000 इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू 0.1, यानी कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 1000 इंटू 0.1 जो क्यूबिक मिलीमीटर है, तो यानी कि वो 100 क्यूबिक मिलीमीटर हो जाएगा। सो सी विल बी करेक्ट अगेन। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेसल फुल ऑफ वाटर वेज 40 किलोग्राम, इफ इट इज 1/3 filled इट्स वेट बिकम्स 20 किलोग्राम। तो वेट बताओ एम्प्टी वेसल का। एक वेट है वेसल का, तो उसमें पानी भर दिया जाए तो 40 किलोग्राम का हो जाता है, और इसमें 1/3 फिल्ड हो जाता है, तो इसके वेट जो होता है वो 20 किलोग्राम होता है। तो मान लेते हैं कि वेसल का वेट एक्स हो जाएगा, वाटर का वेट वाई हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई दिया हुआ है कि 40 किलोग्राम, और एक्स प्लस 1/3 ऑफ वाटर, यानी कि एक्स प्लस वाई अपॉन 3 विल बी इक्वल टू 20 किलोग्राम। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो एक्स प्लस वाई को इससे, तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 1/3 वाई/3 विल बी इक्वल टू 40 - 20 विल बी इक्वल टू 20। तो वाई माइनस वाई/3 इक्वल टू 20, यानी कि 2y, ये 3 हो जाएगा ना इधर, 3y माइनस वाई अपॉन 3 विल बी इक्वल टू 2y अपॉन 3 विल बी इक्वल टू 20। तो y इक्वल टू 20 इंटू 3/2, ये तो जाएगा ना इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 इंटू 2 अपॉन 3, अरे 20 इंटू 3 अपॉन 2, तो यानी कि 60 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 30 किलोग्राम। अब इसमें इसको ऐड कर दो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40 किलोग्राम, एक्स प्लस 30 इक्वल टू 40, तो x विल बी इक्वल टू 40 माइनस 30 विल बी इक्वल टू 10 किलोग्राम, तो ए विल बी आंसर। मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एक कुआं है स्लिपरी, ठीक है, तो ये यहाँ पे मेंढक जंप लगाता है, पर ये यहाँ पे पहुंच जाता है वापस, तो फिर ये वापस से यहाँ से जंप लगाता है, फिर ये वापस यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाता है, फिर ये वापस यहाँ से जंप लगाता है, और फिर ये जाता है, फिर वह वापस, यानी कि जो 30 सेंटीमीटर चलता है तो 15 सेंटीमीटर नीचे गिर रहा है,
तो मेन जो फाइनल जो होता है इफेक्टिव, जो अपन बोलते हैं ना इफेक्टिव जंप कितना हुआ, तो 30 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर हुआ, और 4.5 मीटर डीप है, तो यानी कि इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 1 मीटर इक्वल टू 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 4.5 इंटू 100 तो 400, 450 मीटर हो जाएगा, 450 सेंटीमीटर। तो अब बोला है कि एक बार जंप कर गया ऊपर तो वापस तो आएगा नहीं, और आए तो अपने को इसमें बस पूछा है कि कितना जंप करे आउट ऑफ वॉल आने के लिए। अब वॉल के बाहर आ जाएगा तो नीचे थोड़ी जाएगा, तो डेट इज वाई सबसे पहले हम उसको माइनस कर देंगे 450 सेंटीमीटर से, तो डेट विल बी इक्वल टू 420। अब इसको 420 करेंगे तो n-1 का फॉर्मूला ये है कि n-1 विल बी इक्वल टू जितना भी नंबर से अपॉन कितना इफेक्टिव जो चेंज हो रहा है, ठीक है 15, तो यानी कि n-1 इज इक्वल टू 420 अपॉन 15। n-1 विल बी इक्वल टू 420 अपॉन 15 होता है 28, n विल बी इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 28 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 29, तो यानी कि फ्रॉग को 29 बार जंप करने पड़ेंगे वेल से बाहर आने के लिए। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।